तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले एक फैसला दिया। फैसला एक शख्स की उम्र कैद का था। मामला उसके ऊपर मर्डर का था, यानी कोर्ट ने यह माना कि शख्स के ऊपर जो भी चार्जेस लगे, जो भी पुलिस ने अपने चार्जशीट में बताया कि इसने हत्या की है, वो तमाम चीज़ें सही हैं। इसलिए कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और साथ ही 1,25,000 रुपये जमा कराने को बोला। अब ये फैसला जैसे लोगों के सामने आया, लोअर कोर्ट के हिसाब से फैसला काफ़ी बड़ा था, उम्र कैद की सज़ा मिलना, तो फ़ौरन लोगों में कौतूहल मचा कि आखिर ये मामला क्या है और इस शख्स ने आखिर हत्या की किसकी थी और फिर ये मामला इतना जल्दी सुलझा कैसे और कोर्ट में सज़ा कैसे हो गई। अब ये तमाम सवाल जब लोगों के जहन में आए तो यहीं से ये पूरी कहानी पहुंच जाती है लगभग 12 साल पहले, साल 2011 में। दरअसल साल 2011 में उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है जलौन, और इसी जलौन में एक गांव है जिसका नाम है सरखौरी गांव। और इसी सरखौरी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक लड़की जिसका नाम विनीता। विनीता जब बड़ी होती है, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थी। जो भी उसकी शिक्षा परिवार वालों ने कराई उतनी पढ़ती है। उसके बाद शादी के लायक होती है। अब जब शादी के लायक होती है तो फिर उसके लिए रिश्ता देखना शुरू होता है। और संजोग से एक लड़का जो थोड़ी दूर पे रहता था जिसका नाम था प्रमोद, इसका घर पड़ता था रामनगर में। प्रमोद विनीता के घर वालों को काफ़ी पसंद आता है, तस्वीरें वगैरह देखी जाती हैं और फिर फाइनली साल 2011 में ही विनीता की प्रमोद से शादी करा दी जाती है। अब शादी होती है, बेटी विदा हो गई। लड़का अच्छा था तो विनीता के माँ बाप भी खुश कि बढ़िया रिश्ता मिल गया। इधर प्रमोद भी आराम से अपनी पत्नी के साथ रहता, उसको खुश रखता। विनीता भी जब घर पे बात होती बताती कि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरा जो पति है बड़ा अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है। अब ये तमाम चीज़ें जब विनीता बोलती तो माँ के कलेजे को भी ठंडक पहुंच जाती कि चलो बिटिया सुखी घर में है, अच्छी जगह है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, सारी चीज़ें बढ़ती चली गई और इसी बीच विनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। अब विनीता प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब परिवार में खुशियों का माहौल। थोड़े टाइम बाद विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। सारे लोग खुश थे कि विनीता की शादीशुदा ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छी चल रही। विनीता एकदम अपने ससुराल में खुश है। इधर मायके वाले भी खुश, ससुराल वाले भी खुश, इधर जो पति है वो भी खुश। इधर जब बच्चा हो गया और जो प्रमोद था उसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी जब पड़ी तो फिर उसने अपने पत्नी से यानी विनीता से कहा कि अब हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पे उस हिसाब से रोज़गार है नहीं, और मेरी इच्छा है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छी जगह पढ़ाऊँ लिखाऊँ। इसलिए हमें कहीं चलना चाहिए जहाँ ठीक ठाक रोज़गार हो, जहाँ थोड़ी बहुत नौकरी में पैसे मिल जाएं। अब ये तमाम चीज़ें जब विनीता सुनती है, सुनने के बाद एकदम खुश हो जाती है। खुश होने के बाद अब कहती है कि ठीक है, कहाँ चलना है, मैं आपके साथ चलूँगी। इसके बाद प्रमोद कहता है कि चलते हैं दिल्ली, आसपास के सारे लोग वहीं नौकरी करते हैं, तो अगर वहाँ चलेंगे तो वहाँ रोज़गार के बढ़िया साधन हैं। अब ये चीज़ जब प्रमोद बोलता है तो विनीता भी खुश हो जाती है। उसके बाद सारे लोग प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद साल 2013-14 में दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद वहीं पे रहते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं और 2 और बच्चे हो जाते हैं। यानी लगभग 5 से 6 सालों में विनीता के 3 बच्चे हो चुके थे। तीनों बच्चे विनीता और प्रमोद दिल्ली में रह रहे थे। कभी मायके जाना होता तो जो विनीता है वो वहाँ से आ जाती, या फिर ससुराल भी आना होता तो भी ये लोग आ जाते। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। साल 2011 में शादी हुई थी। देखते देखते साल 2018 आ गया। साल 2018 आते आते बच्चे भी थोड़े बहुत बड़े हो चुके थे। इधर विनीता प्रमोद एक दूसरे के साथ काफ़ी जम चुके थे। इधर जब विनीता के माँ बाप थे वो भी, चूँकि अब साल 2018 आते आते सारी चीज़ें बदल चुकी थी, मोबाइल फ़ोन, कॉलिंग, सारी चीज़ें सस्ती हो चुकी थी, तो अक्सर फ़ोन करते। फ़ोन करने के बाद अपनी बेटी से बात करते हालचाल लेते। बेटी भी अपना सुख दुख बताती, ये लोग भी अपना सुख दुख समझते। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। साल 2018 तक फ़ोन पे बातचीत भी होती रही। लेकिन जब से साल 2018 के जुलाई का महीना आता है, अचानक से विनीता की जो माँ है उर्मिला, विनीता को फ़ोन करती हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ चला जाता है। अब फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। थोड़ा सा परेशान हुई। बहरहाल उन्हें लगा कि हो सकता है कि बैटरी वगैरह डेड हो गई हो। उन्होंने शाम को फिर से फ़ोन किया। शाम को जब फिर से फ़ोन किया तो फिर फ़ोन नहीं लगा। अब परेशान कि फिर क्या हो गया, अब मान लो एक बार बैटरी डेड हो सकती है, दोबारा कैसे। बहरहाल उन्होंने इंतज़ार किया। अगले दिन फ़ोन किया,
फ़ोन फिर स्विच ऑफ। अब माँ को लगने लगा कि या तो मोबाइल ख़राब हो गया या फिर शायद विनीता ने अपना नंबर चेंज कर दिया है। उस टाइम लोग नंबर भी बहुत चेंज करते थे, अलग अलग कंपनियों में पोर्ट करते थे, क्योंकि कंपनियों में होड़ लगी रहती थी कि किसका नेट, किसका रिचार्ज सस्ता होगा। अब जब विनीता का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा तो फिर जो माँ उर्मिला थी उसने अपने दामाद प्रमोद को फ़ोन किया। अब प्रमोद को फ़ोन किया तो प्रमोद ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब माँ परेशान हो रही कि बेटी का फ़ोन लग नहीं रहा, दामाद फ़ोन उठा नहीं रहा, ये क्या मामला। इसके बाद फिर से फ़ोन करती, फिर से प्रमोद का फ़ोन नहीं उठता। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर गए, ना तो बेटी का फ़ोन लग रहा, ना ही दामाद का फ़ोन उठ रहा। इधर माँ बाप दोनों लगातार फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और लगभग 1 हफ्ते बाद जो प्रमोद था उसका फ़ोन उठता है। फ़ोन उठने के बाद प्रमोद बात करता है। माँ बेहद घबराई हुई थी, पूछती है कि क्या हुआ। विनीता का फ़ोन स्विच ऑफ है, तुम्हारा फ़ोन उठ नहीं रहा, तो मामला क्या है। तो जब ये चीज़ पूछता है, माँ पूछती हैं, जो पिता थे वो पूछते हैं, तो जो दामाद प्रमोद था वो बताता है कि विनीता का मोबाइल पानी में गिर गया और मैं भी थोड़ा बाहर हूँ, घर पहुँचूँगा अभी बात करवा दूँगा। अब ये चीज़ जब दामाद बोलता है तो माँ के कलेजे को थोड़ा सा सुकून कि चलो अभी पहुँचेंगे, बात करा देंगे। इंतज़ार करते हैं, शाम हो जाती है। शाम होने के बाद फिर से फ़ोन किया जाता है, फिर से फ़ोन लगता है, प्रमोद फ़ोन उठाता है। फिर माँ कहती है कि बेटा बेटी से बात करा दो। तो इस पर प्रमोद फिर कहता है कि अभी मैं बाहर हूँ, पहुँचूँगा तो करा दूँगा और आप फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि आप फ़ोन करते हैं, मैं काम करता रहता हूँ, डिस्टर्ब होता है, मैं पहुँच के बात करा दूँगा, आप परेशान मत होइए। अब दामाद का इतना कहना हुआ तो फिर माँ को भी लगा कि बार बार फ़ोन करना शायद उचित नहीं है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि बात करवा देंगे तो फिर ठीक है, बात करवा देगा दामाद। उसके बाद माँ मन मार के बैठ जाती है। पूरी रात गुजर जाती है, ना तो सामने से प्रमोद का फ़ोन आया, ना ही विनीता ने फ़ोन किया। अब माँ जब सुबह हो गई, इधर दामाद ने भी एक दिन पहले कहा था कि बात करवा दूंगी, बात करवाया नहीं। परेशान हुई माँ, फिर से फ़ोन किया, फिर से प्रमोद यही कहता है कि मैं बाहर हूँ, घर पहुँचूँगा, बात करवा दूंगा। अब लगातार माँ फ़ोन करती रही, लगातार दामाद यही चीज़ बोलता रहा। बहरहाल कुछ दिन तक फ़ोन किया, उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माँ परेशान हुई। और लगभग जब 15 से 20 दिन गुजर गए, दामाद यही चीज़ लगातार बोलता रहा कि अभी बात करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, अभी रात में करवा दूंगा, विनीता सो रही है, मैं बाहर हूँ, मैं ऑफिस गया हूँ। तो कहीं ना कहीं अब 15 दिन बाद माँ को डाउट होने लगा। और जब माँ को डाउट हुआ तो माँ पहुँच जाती पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद पुलिस वालों को बताती है कि मेरी जो बेटी है उसका फ़ोन लग नहीं रहा और दामाद को मैं फ़ोन कर रही हूँ। दामाद फ़ोन उठा तो रहा है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन वो बात नहीं करवा पा रहा। अब बेटी का फ़ोन लग नहीं रहा और दामाद बात करवा नहीं रहा, इसलिए मुझे डाउट है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं, सुनने के बाद पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि आप परेशान मत होइए, कुछ हुआ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, और हो सकता है दामाद बिज़ी हो, कहीं बाहर हो, इसलिए बात नहीं करवा रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब तक आपने खुद बताया कि इन दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा ये भी चीज़ नहीं हुई। अब जब माँ को ये चीज़ पुलिस वाले समझाते हैं तो अचानक से माँ को कुछ चीज़ें याद आती हैं और माँ कहती है पुलिस वालों से, नहीं साहब, कुछ टाइम पहले मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया था और बड़ी परेशान थी, और ऐसे ही 2014-15 में भी ये चीज़ें हुई थी। और ऐसा नहीं है कि मेरा दामाद मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है, डांटता है, फटकारता है, मारता पीटता भी है, इसलिए तो मुझे डाउट है कि हो सकता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो। अब पुलिस वालों ने पूरा वाक़या सुना। सुनने के बाद माँ सारी चीज़ें कहती रही, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस का वही रवैया, मामला गरीब घर का था, पुलिस वालों ने गंभीरता दिखाई नहीं। माँ को समझा बुझा के भेज दिया, कहा कि ठीक है जाओ, हम कुछ करते हैं, लेकिन ना तो पुलिस वालों ने कुछ किया, ना ही कुछ करना जरूरी समझा, और अपने अपने कामों में पुलिस वाले बिजी हो गए। अब पुलिस वाले बिजी, मदद की एक ही उम्मीद थी, पुलिस वालों ने की नहीं। अब माँ और पिता बेचारे परेशान दर बदर भटक रहे। कभी रामनगर जाते प्रमोद के घर, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, कभी कहीं और जाते, कभी थाने के चक्कर लगाते, कभी आसपास के लोकल पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते। वक्त गुजरता रहा। साल 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, देखते देखते साल 2019 आ गया, लेकिन ना तो प्रमोद ने कभी बात कराई, ना ही किसी ने मदद की। बेचारे गरीब माँ बाप थाने से लेके पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते रहे और कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, जो माँ बाप थे उनका भी शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा कि बेटी के साथ कुछ हो गया है, नहीं तो इतने दिनों तक मेरी बेटी फ़ोन ना करे, ये असंभव है। बहरहाल अब फ़ोन कर नहीं रही है, कहाँ ये भी पता नहीं, पुलिस से कोई मदद मिल नहीं रही।
माँ बाप बेचारे भटक रहे और देखते ही देखते साल 2019 भी बीत गया और साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में अब ये लोग सारे लोकल पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा चुके थे, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे एसपी साहब हो, हर जगह गए लेकिन कहीं से कुछ मदद नहीं मिली। लेकिन जब साल 2020 आता है और जनवरी महीने की बात है, अचानक से जो डीएम साहब थे उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया था और कहा था कि जो आमतौर पे तहसील में बैठते हैं जिसे तहसील दिवस कहा जाता है, और उसी बीच किसी ने कहा इन दोनों से कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो एक बार डीएम साहब के पास जाओ और अपनी समस्या बताओ, हो सकता है डीएम साहब कुछ कर दें। अब तहसील दिवस पे ये लोग डीएम साहब के पास पहुंचते हैं और रोते हुए जो माँ उर्मिला थी और जो उनके पति थे पूरी दास्तान सुनाते हैं कि उनकी जो बेटी है इतने वक्त से गायब है, दामाद बात नहीं करवा रहा, और उन्हें पूरा यकीन है कि दामाद ने कुछ किया है और इससे पहले भी दामाद मेरी बेटी को मारता फटकारता था। अब जहां पुलिस वालों ने इस मामले में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई, 2 साल गुजर चुके थे, जब डीएम साहब तक ये बात गई तो डीएम साहब ने फौरन आदेश दिया, सारे लोगों को सामने बुलाया और कहा कितने दिनों तक लापरवाही क्यों हुई और इसका जवाब बाद में देना, पहले जाओ और इस मामले को तुरंत पता करो। अब एक जिला अधिकारी का आदेश, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। अब आनन फानन में सारे पुलिस वाले जांच पड़ताल करने जुटते हैं, सारी चीज़ों को पता करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, साल 2018 से जो विनीता है वो अपने ससुराल में देखी नहीं गई। और एक चीज़ और पता चलता है कि साल 2018 से ही जो प्रमोद है वो दिल्ली वगैरह कहीं गया ही नहीं है, यहीं पे पड़ा है। अब ये 2 सबूत काफ़ी थे पूछताछ के लिए, लिहाजा पुलिस वाले 2 साल बाद साल 2020 में लगभग जनवरी में, ये 5 या 6 जनवरी की बात है, जो प्रमोद है उसको उठाते हैं। उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, उसको बुलाओ, उससे बातचीत करनी है। अब बीवी तो है नहीं, प्रमोद इधर उधर की बातें करने लगा। इसके बाद पुलिस वाले शक्ति बरतते हैं और जब शक्ति बरतते हैं तब जाके प्रमोद कहता है कि साहब, मैंने अपनी बीवी को साल 2018 में ही मार दिया है और मार के उसकी लाश को गायब कर दिया है। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं, अब तक लग रहा था कि शायद छोड़ दिया हो या फिर कहीं पहुंचा दिया हो, कुछ और कर दिया हो, लेकिन जब पुलिस वालों के सामने ये बयान खुद उसके पति ने दिया कि मैंने उसको मार दिया है और लाश को ठिकाने लगा दिया है और इस पूरी चीज़ को 2 साल गुजर चुके हैं। अब इतना सुनने के बाद तो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या, एक कातिल 1.5 सालों से 2 सालों से आज़ाद घूम रहा और हम लोग अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। बहरहाल पुलिस वाले फ़ौरन पूछते हैं कि क्यों मारा और साथ ही लाश कहाँ है। तब जाके ये जो शख्स था ये पूरी कहानी बताता है और यहीं से कहानी फिर से साल 2011 में पहुंच जाती है। दरअसल जब से इन दोनों की शादी हुई सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे गुजरता रहा, लेकिन इसी बीच इनके आसपास के जब लोगों की शादी हुई और शादी में अलग अलग चीज़ें दहेज के रूप में मिली, किसी को बाइक मिली, किसी को कार मिली, किसी को फ्रिज मिली। अब ये तमाम चीज़ें प्रमोद को विनीता के घर वालों ने दी नहीं थी और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद विनीता से जो प्रमोद का लगाव था वो भी कम हो गया। लिहाजा इन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा, आए दिन तकरार होने लगी, लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ा। वक्त के साथ साथ जब बच्चे वगैरह हो गए तो अक्सर जो प्रमोद था वो अपनी बीवी को पीटने लगा, जब चाहता तब मारता, जब चाहता तब गाली देता। अब बच्चे हो चुके थे, शादी के इतने वक्त इतने साल गुजरने के बाद अब विनीता करती भी क्या, चुपचाप सारी चीज़ों को सहती रही, लगातार बर्दाश्त करती रही। और देखते देखते जब टॉर्चर ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अपने मायके में भी खबर दी, लेकिन मायके वाले भी समझा बुझा के छोड़ देते हैं और इन दोनों के बीच तकरार बढ़ती जाती है। थोड़े टाइम तक तकरार चलती है, उसके बाद अब विनीता भी कितना बर्दाश्त करे, कुछ टाइम बाद जवाब देने लगती है और जब जवाब देने लगती है तो प्रमोद और मारने पीटने लगा। और ऐसे ही साल 2018 में इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े में ही जो प्रमोद है विनीता का कत्ल कर देता है। अब ये तमाम बयान जब प्रमोद देता है उसके बाद पुलिस वाले बयान सुनते हैं, तो बयान तक तो ठीक था, कातिल ने अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ तो सबूत, गवाह, बाकी सारी चीज़ें चाहिए। मर्डर हुआ तो मर्डर स्पॉट चाहिए, मर्डर वेपन चाहिए, कैसे हुआ वो चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो फिर मर्डर इस्टेब्लिश करना लगभग नामुमकिन है, लगभग क्या पूरा ही नामुमकिन है, क्योंकि मर्डर होने के लिए बॉडी मिलना जरूरी है। अब पुलिस वालों ने पूछा भैया बॉडी कहाँ की तुमने, क्योंकि 1.5 साल बाद बॉडी मिलना अपने आप में भूसे के ढेर में अब सुई खोजने जैसा। इसके बाद जब प्रमोद से बॉडी के बारे में पूछा गया तब प्रमोद पुलिस वालों को लेके अपने घर आ जाता है और आने के बाद अपने कमरे में फर्श की तरफ इशारा करता है। अब जब फर्श की तरफ इशारा, पुलिस वाले फिर सकते में, फ़ौरन ही मज़दूरों को बुलाया गया, फर्श तोड़ी गई,
उसके बाद मिट्टी खोदी गई तो अंदर एक कंकाल मिला, और कंकाल भी लगभग गल चुका था। बस सीने की पसलियाँ थी, खोपड़ी थी, और जो जांघ के ऊपर का हिस्सा होता है वो थी, और एक साड़ी थी, यानी जिस साड़ी में वो लाश लिपटी थी। कपड़ा सड़ा नहीं था। फौरन मरने वाली की माँ, यानी जो विनीता की माँ है उर्मिला, उनको बुलाया गया। पहचान का कोई तरीका था नहीं, लेकिन उसी साड़ी से पहचान हुई कि हाँ, ये डेड बॉडी जो है ये उर्मिला की बेटी विनीता की है। जो बचा खुचा कंकाल था उसको एक गट्ठर में डाला गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। मर्डर निकल के सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि गला दबा के हत्या हुई है। लेकिन अब पुलिस वालों के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी कि मामला कोर्ट में जाएगा, बॉडी बरामद हो गई, सारी चीज़ें हैं, कातिल ने इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कत्ल हुआ है और ये कत्ल इसी प्रमोद ने किया। लिहाजा पुलिस वालों ने पहले तो कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन 2 महीने की मोहलत ले ली। उसके बाद 2 महीने तक बच्चों से लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। आसपास के लोगों से बयान दर्ज करवाए, तमाम तरह के सबूत इकट्ठा किए, और अंत में 2 महीने बाद पुलिस वालों ने अपनी फाइनल चार्जशीट डाल दी। फाइनल चार्जशीट जब 2020 के अप्रैल महीने में पड़ती है, तब जाके 302 के तहत प्रमोद के ऊपर मुकदमा शुरू होता है। अब मुकदमा शुरू होता है, प्रमोद भी अपना वकील करता है। इधर सरकारी वकील अपना पक्ष रख रहे थे। लगातार 3 सालों तक ये मुकदमा चला। 20, 21, 22, 23। साल 2023 के इस अक्टूबर महीने में फाइनली लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में जो प्रमोद था उसको दोषी पाया, और दोषी पाने के बाद, अब जहाँ तक मेरी जानकारी हो लगभग सही है, लगभग भी क्या पूरा सही है, कि अगर आप 302 के मामले में दोषी पाए जाते हैं, यानी हत्या के मामले में आप अपराध सिद्ध आपका हो गया, तो फिर सज़ा एक ही है, उम्र कैद की। लिहाजा जब इसके ऊपर हत्या का इल्ज़ाम सिद्ध हो गया, पुलिस वालों ने लगभग 7 गवाह ऐसे रखे, उसमें से 3 बच्चे भी थे, और साथ ही अलग अलग लोग, आसपास के लोग, इन दोनों के झगड़ों को, तकरारों को जो सुन रहे थे उन लोग, इन तमाम लोगों की गवाहियों के आधार पर, बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से, और कातिल का उस क्राइम सीन पे मौजूद होना, लाश का कातिल के बेड के नीचे मिलना, ये तमाम सबूत जब कोर्ट के सामने पुलिस वाले रखते हैं, तो फाइनली 2018 में कत्ल हुआ। और पुलिस की आप लचर व्यवस्था देखिए कि डीएम साहब का आदेश हुआ, तब जाके 2020 में लाश निकाली गई, उसके अवशेष बरामद हुए, और साल 2023 में फाइनली उम्र कैद की सज़ा हुई है। साथ ही 1,25,000 का एक तरह से मुआवजा भी लगा है, और ये अभी लोअर कोर्ट का फैसला है। जाहिर सी बात है, प्रमोद हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद फिर अलग अलग ऑप्शन, और हो सकता है कि हाई कोर्ट पे बेल से बाहर हो जाए, फिर दोनों मुकदमा लड़ते रहेंगे। बहरहाल उम्मीद है ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कानून की इज्जत सबकी नज़रों में बनी रहे। अब ये तमाम चीज़ें जब माँ के पास पहुँचती है, और अभी उसका बयान भी मैंने सुना, जो उर्मिला देवी थी, उन्होंने बयान दिया और कहा कि आज 5 सालों बाद मेरी बेटी की आत्मा को हो सकता है शांति मिले, क्योंकि उसका कातिल 5 सालों से आज़ाद घूम रहा था। तो आप सोच के देखिए कि जहाँ पुलिस वाले और कोई साथ में खड़े न हुए, वहीं पे एक गरीब माँ और एक गरीब पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किस कदर मेहनत करती है, किस कदर चीज़ें करती है, और अंत में फाइनली अपनी बेटी को इंसाफ दिला ले जाती है। तो इस माँ के लिए भी एक सैल्यूट बनता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।